हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग। जी हाँ, ये हमारा ऑडिटिंग का लेक्चर है और जो कि बीकॉम थर्ड ईयर के लिए वेरी यूज़फुल है। और हम लोग इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू करेंगे और जो आज वीडियो करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन है और हम लोग पेपर सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 के अंदर पूछा गया संपत्ति का लगातार प्रयोग। जी हाँ, अगर हम लोग संपत्ति का लगातार प्रयोग करें तो क्या होगा, तो इस पर आंतरिक ह्रास लगेगा। ठीक है, ये क्या है, ह्रास का आंतरिक कारण होगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो ये क्या है, संपत्तियों का अप्रचलन, ऑब्सोलेंस ऑफ असेट्स। जब वस्तुएं पुरानी हो जाती हैं, अप्रचलित हो जाती हैं, प्रयोग में नहीं होती, तो उसका क्या कारण है, उसका कारण है बाहरी ह्रास का बाह्य कारण है। इस एक्सटर्नल काज ऑफ डेप्रिसिएशन कहेंगे इसे हम लोग। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, आयोजन किया जाता है। जी हाँ, प्रोविजन इज मेड फॉर। देखिए, जब हम लोग प्रोविजन की बात करते हैं तो प्रोविजन जो है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर रिजर्व की बात करें, रिजर्व जनरल पर्पस के लिए किया जाता है। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में और यहाँ पे देखते हैं संचय किया जाता है। जी हाँ, संचय किसके लिए किया जाता है, तो संचय किया जाता है सामान्य उद्देश्य के लिए, जर्नल पर्पस के लिए। तो दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजन जो हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड जो रिजर्व करते हैं हम लोग वो किसके लिए करते हैं, जर्नल पर्पस के लिए। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर, सॉरी 55। देखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे और 55 में क्या पूछा हुआ है, एस एफ। जी हाँ, जो एस एफ है अपना सिंकिंग फंड। ठीक है, एस एफ का मीनिंग क्या है, सिंकिंग फंड। जो सिंकिंग फंड हम लोग बनाते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो जो हम लोग सिंकिंग फंड बनाते हैं, सिंकिंग फंड बनाया जाता है फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, वो है, इसमें क्या होता है कि हम ना हर साल एक लमसम अमाउंट इकट्ठी करते रहते हैं ताकि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारे पास कुछ अमाउंट इकट्ठी हो जाए। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 में। और 56 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडिटर। कि जो अपना ऑडिटर है, अंकेक्षक है, आखिरकार उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या कार्य है, मेन कार्य क्या है उसका। तो यहाँ पर सभी उसके कार्य हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। और उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 में। जी हाँ, हु कैन बी एन ऑडिटर। ऑडिटर कौन बन सकता है, अंकेक्षक कौन हो सकता है। तो अंकेक्षक होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो सीए होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या इसमें कहीं है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या है, डी आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में। और 58 में देखिए ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में पूछा गया कि ऑडिटिंग जो है क्या है, आर्ट है या फिर साइंस है। तो हर एक सब्जेक्ट जो है आर्ट भी है और साइंस भी है, तो इसका आप लोग सभी आंसर बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, अकाउंटेंसी। देखिए, थोड़ा सा स्टेप है वो आप लोग समझ लीजिएगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। करेंगे तो आपको भी आसान लगेगा और समझ में भी आएगा। सबसे पहले होता है बुक कीपिंग। क्या होता है, बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग के बाद आता है अपना अकाउंटेंसी। जहाँ पे अकाउंटेंसी कंप्लीट होगी वहाँ पे आएगा अपना ऑडिट। और जहाँ पे ऑडिट कंप्लीट होगा वहाँ पे आएगा उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। तो ये कुछ प्रोसेस है जो कि आपको समझना है कि कौन किसके बाद आएगा। सबसे पहले बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटेंसी, उसके बाद ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग के बाद क्या आता है, इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही कंप्लीट होगा दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है 59 की अगर बात करें कि जो अपनी अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी कहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसका आप लोग सभी आंसर बता सकते हैं कि बुक कीपिंग के एंड होने से। जैसे ही अपनी बुक कीपिंग पुस्तपालन का अंत होगा, पुस्तपालन के अंत के बाद, ठीक है, जैसे हमारा पुस्तपालन का अंत होगा तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, लेखाकरण। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, विच बुक कीपिंग एंड, वेयर बुक कीपिंग एंड। जहां बुक कीपिंग एंड होगी तो क्या स्टार्ट होगा, तो इसका सही आंसर है अकाउंटेंसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, ऑडिटिंग बिंग। ऑडिटिंग कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप लोग सभी इसका आंसर बता सकते हैं बड़े आराम से। देखिए, जहाँ पे अभी हमने बात की कि जहाँ पे लेखांकन समाप्त होगा
क्या समाप्त होगा? लेखांकन। अकाउंटिंग एंड्स होगी, अकाउंटेंसी एंड्स होगी, ऑडिटिंग वहाँ से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। तो यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 और आप लोग देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन बीइंग कि अनुसंधान प्रारंभ होता है। जी हाँ, अनुसंधान प्रारंभ होता है जैसे ही अपनी ऑडिटिंग कंप्लीट होगी। जैसी ऑडिटिंग कंप्लीट होगी, क्लोज होगी, तो उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज। हर एक बिजनेस के लिए, ठीक है, अकाउंटेंसी क्या है? तो आप बता सकते हैं ये क्या है? आवश्यकता है, नेसेसिटी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। फॉर ए बैटल शॉपकीपर, यानी कि एक पेन रीच छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए ऑडिटिंग क्या है? क्या उनके लिए ऑडिटिंग अनिवार्य है? जी नहीं, बिल्कुल उनके लिए जिनका छोटा व्यवसाय है, ठीक है, उनके लिए ऑडिटिंग अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, बल्कि उनके लिए क्या है? एक तरह से विलासिता है, ठीक है, क्या है? लग्जरी। वो लोग सिर्फ अपनी लग्जरी दिखा रहे हैं। फोर्ड टाटा कंपनी, देखिए टाटा जो कंपनी है क्या एक छोटी कंपनी है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसके लिए ऑडिटिंग क्या होनी चाहिए? इसके लिए ऑडिटिंग जो है आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका आंसर क्या है? ए है। उसके बाद करेंगे बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की, और ह्यूमन मेमोरी पावर इज। देखिए जो आदमी की पावर है याद रखने की, तो वो कैसी है? तो वो कैसी है? क्या वो बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है? अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? फास्ट है? तो क्या हो सकती है? तो आप लोग इसका सही आंसर क्या देंगे? मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर लगता है लिमिट, ठीक है। आदमी की कुछ स्मरण जो शक्ति है वो लिमिटेड है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोफेशनल ऑडिटर। वो ना तो वो अनिपुण है और ना ही वो सरकारी है, वो तो एक क्या है? प्रोफेशनल अंकेक्षक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, इन एन ऑडिटर द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज। अंकेक्षण में पुस्तपालन एवं लेखाक्रम का ज्ञान होता है। कैसा होता है? तो ये क्या है? एक्वायर्ड नॉलेज है। ये कोई एक तरह से नहीं कि जन्म हुआ और आपको मिल जाएगी, या फिर ओरल क्वालिटीज नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? उपार्जित ज्ञान, ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज। देखिए जो अगर हम लोग ऑडिटिंग करने जाएंगे तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज कैसे? टेक्निकल नॉलेज, तो वो हमें कैसे हमारे पास आएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्वायर करनी पड़ेगी, हमें सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। जी हाँ, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 70। एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर होता है, हाई मोरल करेक्टर ऑफ ऑडिटर। तो जो हाई मोरल करेक्टर आखिरकार बनता कैसे है? तो ये बनेगा जन्मजात हो सकता है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, देखिए 71, तो ऑडिटर शुड बी। ऑडिटर कैसा होना चाहिए? निर्भीक होना चाहिए, धैर्यवान, ईमानदार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं डी। एक अंकेक्षक में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? ऑल द अबव होना, ईमानदार भी है और चतुराई भी हो, इसका सभी आंसर है। और उसके बाद चलेंगे हम लोग 73 पर। एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए, देखो उसे क्या नहीं होना चाहिए? संकालु। संकालु का मतलब ये है सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, कि जो भी आदमी दिखा और उसी पर शक करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहियों का जोड़ निकालना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी हाँ, इसमें बताना है कि जब हम लोग जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका ऐड करते हैं, जोड़ निकालते हैं, प्लस माइनस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आखिरकार किस में आएगा? क्या ये रूटीन चेकिंग है? ये क्या ये परमानन है, अंकेक्षण है? तो ये कुछ भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी। इतना बड़ा काम नहीं है ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। जी हाँ, प्रमाणकों की जांच करना। देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच करना क्या कहलाता है? तो यही अपना क्या है? वाउचिंग। उसके बाद प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ, ठीक है, कि हम लोग किसकी जांच करते हैं? तो हम लोग जांच करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। जो ओरिजिनल एंट्री की गई है क्या वो सही है? क्या उसे कोई ऐसा वाउचर है जो सपोर्ट करता है? तो उसकी जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया हुआ है? लेखांकन की पुस्तकों में किए गए लेखों की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र ही प्रमाणक कहे जाते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है आप लोग जो देख रहे हैं, ये परिभाषा है
JR बॉटली बॉय। उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और 20 लास्ट के क्वेश्चन इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस। 78, जी हाँ 78 में क्या दिया, वाउचर शुड बी कंसर्न विद, जो हमारे वाउचर्स हैं वो किससे कनेक्टेड होने चाहिए, तो वो हमारे जो है करंट ईयर से कंसर्न होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। उसके बाद पूछा हुआ है एवरी वाउचर शुड बी साइन बाई। देखिए जो वाउचर हैं या हमारे जो प्रमाणक हैं उन्हें कौन सिग्नेचर करेगा उनके ऊपर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, उत्तरदायित्व अधिकारी। जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो क्या करे, हर एक वाउचर को साइन करेगा। और उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। जी हाँ आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो लास्ट के 20 क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रेता द्वारा जो जिसने खरीदा था लौटाए गए माल का लेखा होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, जैसे कस्टमर है उसने गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसकी जो एंट्री है वो कहाँ पे होनी चाहिए। देखिए जैसे कोई कस्टमर है उसने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे गुड्स रिटर्न। तो एक तो क्या है कि सेल्स रिटर्न है, ये क्या है, सेल्स रिटर्न है। दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाएगा, सेल्स रिटर्न प्लस और स्टॉक। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, दोनों, बोथ अकाउंट, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक अकाउंट। तो इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ नए क्वेश्चन के साथ फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।